हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IBPS RRB PO एंड क्लर्क 2021 एज अ बिगिनर। अगर आप शुरुआती है, आपने अभी तक कोई भी बैंक या इंश्योरेंस का गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम नहीं दिया है और आप अभी अभी पास आउट हुए हो, ग्रेजुएट हुए हो, तो आपको जाहिर है इसके बारे में नहीं पता होगा और आप जानना चाहोगे कि अगर मैं शुरुआती हूं, मैं बिगिनर हूं, तो मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूं बैंकिंग और इंश्योरेंस की। और पर्टिकुलरली हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं IBPS RRB PO और क्लर्क 2021 की एग्जाम के लिए मैं एज अ बिगिनर कैसे स्टार्ट कर सकता हूं। और सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोज कितना घंटा पढूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है कोई भी एग्जाम की, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जानना। बेसिक इंफॉर्मेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको वो चैनल पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां जाके एक बार जरूर चेकआउट करें। अब अगर आपको IBPS RRB PO और क्लर्क के लिए रेडी होना है तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, या यूं कहूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आप पीओ की बात कर रहे हो एज अ पीओ, तो उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ ऐसी है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वो क्रैक करोगे तो आपको मेंस एग्जाम देने को मिलेगा और मेन एग्जाम क्रैक करने के बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है। अगर उसी प्रकार से क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क में होती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद होती है मेन एग्जामिनेशन और फिर इंटरव्यू नहीं होता क्लर्क में, तो जस्ट मेन एग्जाम पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आई बात। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रिलिमिनरी का जो स्कोर होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो कहीं पे भी फाइनल इवैल्यूएशन में ऐड नहीं होता। यानी प्रिलिमिनरी जस्ट क्वालिफाइंग नेचर में है, आपको पास करना जरूर है, परंतु उसका स्कोर फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होता। तो पीओ के लिए फाइनल मेरिट जो बनता है वो मेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू का मार्क्स ऐड होके बनता है, और क्लर्क के लिए जस्ट मेन एग्जाम में जो मार्क आएगा उसके बेस्ड ऑन आपको सिलेक्शन मिलेगा। समझ गए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये तो पता चल गया कि प्रोसीजर क्या है, तो एग्जाम पैटर्न भी पता होनी चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पीओ ले लो या क्लर्क ले लो, दोनों में होता है रीजनिंग और मैथ्स। जी हाँ, यहाँ पे इंग्लिश नहीं होता, तो जिनको इंग्लिश नहीं पसंद उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, क्वांट के 40 क्वेश्चन और मार्क्स हो जाते हैं 80 क्वेश्चन। यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से। मेन एग्जाम के पैटर्न की बात करो तो उसमें होता है रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स होते हैं, मैथ्स 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स होते हैं, फिर होता है जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होते हैं, फिर होता है कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होते हैं, और फिर होता है इंग्लिश होता है या तो हिंदी होता है। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको इंग्लिश के ऑब्लिक में हिंदी सेक्शन मिल जाएगा। आप दोनों सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, केवल कोई भी एक ही सेक्शन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इंग्लिश के या फिर हिंदी के दोनों में कोई भी 40 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। कुल मिलाकर अगर आप जोड़ोगे तो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 मार्क हो जाएंगे और आपको 2 आवर का ड्यूरेशन दिया जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न, यानी आपको एग्जाम पैटर्न देखने के बाद ये पता लग गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। सब्जेक्ट 5 है, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश या तो फिर हिंदी। टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, बट आपको कोई भी 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। और प्रिलिमिनरी में तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ्स। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है। तो एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन, यानी आपको कंप्यूटर पे बैठ के देना है। दूसरी चीज, क्या कोई सेक्शनल कट ऑफ है? जी हाँ, आपको इंडिविजुअल रीजनिंग का भी कट ऑफ क्लियर करना है, इंडिविजुअल क्वांट का भी कट ऑफ क्लियर करना है, और सेम मेन एग्जामिनेशन में इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना है, मिनिमम जो बनता है। और ये कट ऑफ एग्जाम के बाद डिसाइड होता है, रिजल्ट के टाइम, पहले से प्री डिसाइड नहीं होता। और आपको प्रीलिम से मेन में क्वालिफाई करने के लिए जो ओवरऑल कट ऑफ बनता है, जो 80 में से बनेगा, वो भी क्वालिफाई करना है। समझ रहे हो। और मेन से इंटरव्यू में जाने के लिए आपको मेंस एग्जाम जो 200 में से ओवरऑल कट ऑफ बनेगा वो भी क्लियर करना है। तो 2 कट ऑफ क्लियर करने, सेक्शनल कट ऑफ होता है और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है। समझ गए बात। दूसरा क्वेश्चन कि एग्जाम पैटर्न है, बट क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? तो क्वेश्चन ओनली MCQ बेस्ड आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी आपको ऑप्शन में से चुनाव ही करना होता है। कोई भी क्वेश्चन आपको टाइप करने वाला या डिस्क्रिप्टिव लेवल का नहीं मिलेगा। समझ गए। ओके।
दूसरी एक चीज आपको ये जाननी पड़ेगी कि क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो जी हाँ, यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/4। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको उसका तो मार्क नहीं मिलेगा, परंतु आपने जो मार्क्स अर्जित किए हैं उसमें से -0.25 चला जाएगा अगर उस क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क है तो। ठीक है, जैसा कि ये रीजनिंग में 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स हो रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी होंगे, तो 2 मार्क्स के होंगे तो 2 मार्क्स का 1/4 कितना हो जाएगा, -0.50। ठीक है, तो उस प्रकार से कटेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं 0.25 के हिसाब से अगर चलता हूं, तो अगर मेरे 4 टोटल क्वेश्चन गलत होते हैं, मैं अटेम्प्ट करने के बाद गलत होते हैं, तो मेरा टोटल -1 मार्क्स डिडक्ट होगा। चारों क्वेश्चन के मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं, प्लस जो मैंने एक क्वेश्चन सही किया है उसका मार्क्स भी चला जाएगा। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग आपका ना हो। ठीक है, यानी आप अटेम्प्ट एक्यूरेटली करो, ब्लफ ना करो। ठीक है, चलिए, ये 80 क्वेश्चन के लिए टाइम कितना मिलता है, तो 45 मिनट्स मिलता है आपको। 45 मिनट्स में ये 80 क्वेश्चन करने हैं। समझ में आ गई बात, एग्जाम पैटर्न पता चल गई। अब दूसरा पॉइंट होता है सिलेबस। एग्जाम पैटर्न पता चलने के बाद आपको सिलेबस पता होना चाहिए। इसका प्रॉपर सिलेबस जो सभी का है, रीजनिंग का, क्वांट का, जनरल अवेयरनेस का, कंप्यूटर नॉलेज का, इंग्लिश का, एज वेल एज मैंने हिंदी का भी सिलेबस आपको बताया है। वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि सिलेबस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिलेक्शन प्रोसीजर समझ लो, एग्जाम पैटर्न समझ लो, आपको टॉपिक्स पता चल गए, बट आप सिलेबस किसी और का पढ़ रहे हो, एसएससी का पढ़ रहे हो, और सोच रहे हो कि मैं आरआरबी क्रैक कर जाऊंगा, तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, जिस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो टॉपिक्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, वो सारा सिलेबस यहाँ पे मौजूद है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगा वो एक बार जरूर चेक कर लेना, ये वीडियो खत्म होने के बाद। तो एक प्रॉपर सिलेबस मिल जाएगा आपको। सिलेबस के बाद आपको क्या चाहिए? बुक्स। जी हाँ, सिलेबस मिलने के बाद बुक्स तो चाहिए रहेगा ना, तो आपको बुक्स परचेस कर लेनी है। और बुक्स सबसे बेस्ट चुनाव करो, उसका भी वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बुक्स प्रेफर कर लो। बुक्स परचेस करने के बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, अब प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि सर कितने घंटे पढ़े। देखो, टाइम कोई बैरियर नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 मंथ की प्रिपरेशन करके भी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल के बाद भी नहीं हो पाते। तो यहाँ पे टाइम कंसर्न नहीं है, कंसर्न ये है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो और आपका लेवल क्या है, आपका ग्रास्पिंग पावर क्या है, आप कितनी जल्दी समझ जाते हो, और आपका बेस क्या है, बेस कितना अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो ये सभी 10th स्टैंडर्ड तक के लेवल के ही होंगे। यानी मैथ्स और इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड तक का लेवल का ही होगा, आपको उससे हायर लेवल का नहीं मिलेगा। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर पढ़े हैं वही यहाँ पे पढ़ने हैं। जस्ट फर्क इतना है कि आपको स्पीड रखनी है, क्योंकि 80 क्वेश्चन बनाने हैं जस्ट 45 मिनट में, या यूं कहूँ तो एक क्वेश्चन आपको जस्ट 30 सेकंड्स में सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है, अगर क्लर्क की एग्जाम में 10 सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है, तो 10 सिंप्लीफिकेशन करने के लिए अगर आप 10 मिनट का टाइम ले रहे हो, तो आपके लिए वो यूजफुल नहीं है। आपको टाइम रिड्यूस करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए कितने सेकंड्स है? जस्ट 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में आपको एक क्वेश्चन क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप सॉल्व कर पाते हो इतना ज़रूरी नहीं, इतना सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, आपको साथ में कंप्लीट भी करना होगा। तो आपको जो टॉपिक आ जाए उसमें स्पीड भी इम्प्रूव करनी रहेगी। ठीक है, स्पीड इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पीड इंप्रूव नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो था वो है टाइम मैनेजमेंट, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग को कितना टाइम दे, क्योंकि 45 मिनट्स आपको डिवोट करनी है। 45 मिनट्स में से आप रीजनिंग को कितना टाइम दोगे प्रिलिमिनरी में, और क्वांट को कितना टाइम दोगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पे, कि आप कितनी जल्दी रीजनिंग में अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, तो रीजनिंग और क्वांट का टाइम मैनेजमेंट आपका सही से होना चाहिए, क्वेश्चन का चुनाव सही से होना चाहिए। याद रखो, कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, वैसे क्वेश्चन पहले चुनाव करें, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, और मैक्सिमम मार्क्स पहले ग्रैब करें। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखने वाला है कि आप कितने टफ क्वेश्चन करके मेन एग्जाम में पहुंचे हो। एग्जामिनर जस्ट ये देखेगा कि आपका स्कोर कट ऑफ से ऊपर है कि नहीं। अगर कट ऑफ से ऊपर है तो आप मेन एग्जाम में
अपीयर हो सकते हो, यानी मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। इन शॉर्ट आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेबस देखने के बाद आपको जस्ट आ जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसमें टाइम रिड्यूस कर पाते होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स में और इंग्लिश में लेवल तो 10th स्टैंडर्ड तक का ही होगा, यानी आपने जो पढ़ा होगा वही सब कुछ होगा, परंतु उसमें आपका स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पर क्वेश्चन जस्ट 30 सेकेंड्स ही मिल पा रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड, 30 से ज़्यादा होंगे थोड़े, बट हम 30 रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मेन एग्जाम में भी देखेंगे आप तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन है और 2 घंटे का समय, यानी 120 मिनट्स आपको मिल रहा है, यानी आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। तो अगेन यहाँ पे भी मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो आपको 30 सेकंड्स के अराउंड ही आपको टाइम मिल रहा है पर क्वेश्चन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी स्पीड ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, और ना ही सिर्फ स्पीड मैटर करेगी, आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करेगी। जी हाँ, एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लूँ, बट मेरे 80 सही नहीं हो रहे हैं, 80 या फिर 78 भी सही नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा एक्यूरेसी लेवल सही नहीं है। अगर एक्यूरेट नहीं हूँ तो फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क अल्टीमेटली नहीं पड़ेगा, मैं अल्टीमेटली सेलेक्ट नहीं होऊंगा। तो आपकी एक्यूरेसी होना भी बहुत ज़रूरी है। आप 80 क्वेश्चन में से कितने राइट करते हो, क्योंकि अगर आप गलत करोगे जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग भी होगा, आपको लॉस भी होगा, आपने जो अर्जित किए हैं वो मार्क्स में, तो ध्यान रहे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ ये है कि आप जस्ट केवल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ना करें। अगर आप सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करोगे तो मेन एग्जामिनेशन के लिए आप कब प्रिपेयर होगे? प्रीलिम के बाद आपको हार्डली 20 डेज टू 30 डेज का टाइम मिलता है, हार्डली 20 डेज टू 30 डेज का टाइम मिलता है, और 20 से 30 दिनों में आप मेंस के लिए रेडी नहीं हो पाओगे। तो जब भी आप सिलेबस देख के बुक्स खरीद के प्रैक्टिस स्टार्ट करो, सिलेबस ले लिया, बुक्स खरीद लिए और प्रैक्टिस स्टार्ट करो, तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते समय ये ध्यान रहे कि आप बेसिक क्वेश्चन भी करें, मॉडरेट भी करें और डिफ़िकल्ट भी करें, ताकि मेंस एग्जामिनेशन के लिए जब आपका चुनाव हो तो आप मेंस के लिए भी रेडी हो। मैक्सिमम बच्चे जो शुरुआती होते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम की प्रिपरेशन करते हैं, और प्रीलिम क्रैक करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब तो मेंस हो ही जाएगा, बट मेंस में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में डिफ़िकल्टी लेवल ईजी टू मॉडरेट होगा, मेन एग्जामिनेशन का डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही होगा, वो प्रीलिम जैसा नहीं होगा। प्रीलिम जस्ट आपका बेसिक नॉलेज और स्पीड चेक करता है, बेसिक नॉलेज और स्पीड चेक करता है। मेन एग्जामिनेशन आपका डिफ़िकल्टी लेवल चेक करता है कि आप कितने डिफ़िकल्ट सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, आप केवल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ना करें, मेन एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन साथ साथ ही करें। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं तो कंसिस्टेंसी, यानी आप प्रैक्टिस कितनी लगातार करते रहते हो। जैसे कि मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, मैंने एग्जाम पैटर्न देख लिया, सिलेक्शन प्रोसीजर पता चल गया, सिलेबस देख लिया, बुक्स खरीद ली, प्रैक्टिस शुरू की, बट कुछ दिनों बाद यानी 7 दिन बाद मैं घूमने चला गया, या फिर 7 दिन बाद मुझे मूड नहीं आ रहा, मन खराब है, तो मैं या फिर प्रैक्टिस करना कंटाला आ रहा है तो मैं जस्ट स्टॉप कर रहा हूँ, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। आप जितनी डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहोगे उतनी ही आपकी स्पीड रिड्यूस होगी, और अगर आपकी स्पीड रिड्यूस हो रही है तो ही आप कम से कम समय में उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो स्पीड कैसे बनेगी और आप कम से कम समय में कैसे क्रैक कर पाओगे, तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना ज़रूरी रहेगा। तो आपको डे बाय डे उसको डेली रोजाना प्रैक्टिस करना है, और डेली आपको दोनों सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने हैं, रीजनिंग एज वेल एज क्वांट। और यूँ कहूँ तो मेंस के लिए जा रहे हो तो इसको डबल मतलब टाइम दे रहे हो। अगर आप रीजनिंग 3 घंटा पढ़ रहे हो 3 आवर्स डेली, क्वांट 3 आवर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो दूसरे सब्जेक्ट जो बच गए जैसे कि जनरल अवेयरनेस डेली ½ आवर, 1.5 आवर, फिर कंप्यूटर नॉलेज डेली 20 मिनट्स, और इंग्लिश या फिर हिंदी डेली वो भी 2 घंटे तो पढ़ना चाहिए,
ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाओ। अगर आप कैलकुलेट करोगे मोटा मोटा 3 3 6 और 2 8 और ये पौना घंटा सवा घंटा यानी टोटल 9 घंटे आपको दिन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक आइडियल अगर आपको 1.5 मंथ में रिजल्ट चाहिए तो, और आप वेरी बेसिक बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है और आपको जस्ट 45 डेज में 40 डेज में क्रैक करना है एग्जाम, तो आपको डेली का 8 to 9 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी वापस से। तो आप जितनी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, और आपकी स्पीड इंप्रूव होगी तो आप कम से कम समय में अटेम्प्ट कर पाओगे। कम से कम समय में अटेम्प्ट करोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा ही बन जाते हैं। 8वां क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको देखने चाहिए। जी हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको किस तरह से उसको टैकल करना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो जल्दी ही आपको इस वीक में यानी इसी वीक में आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करें। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रहेगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप उसको डाउनलोड भी कर लो। 9th, स्मार्ट वर्क करना रहेगा। जी हाँ, अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखो 80 क्वेश्चन है, आपको 45 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप इनिशियल क्वेश्चन ही ऐसा अटेम्प्ट कर लोगे जो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको 80 क्वेश्चन बाकी के अटेम्प्ट करने में दिक्कत काफ़ी सारी हो जाएगी। तो आपको स्मार्ट वर्क करना रहेगा कि कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स उसके ग्रैब हो जाएं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको सिलेबस वाले वीडियो में भी मिल जाएंगे, और मैंने 10 टॉपिक ऐसे अलग से बताए हैं जहाँ पर आपको बताया है कि ये 10 टॉपिक करोगे आप तो आपके पास 65 से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा और उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको उस चैप्टर्स को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके पास एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। जी हाँ, एग्जाम में जाते हुए आपके पास स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें। जैसे कि मैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देने गया और मुझे यही नहीं पता कि मैं रीजनिंग सबसे पहले अटेम्प्ट करूँ या मैथ्स सबसे पहले अटेम्प्ट करूँ। अब जाहिर सी बात है, मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड आपको चाहिए। अगर कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी भी कम है तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन अगर 40 क्वेश्चन आते भी होंगे तो भी आप उसको करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम करोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आपको रीजनिंग का चुनाव पहले करना चाहिए, बट डिपेंड करता है ये तो। अगर आपका मैथ्स अच्छा है और आपकी स्पीड भी है तो आप मैथ्स भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब 40 क्वेश्चन मुझे आते हैं तो मैं 40 क्वेश्चन इसके ही करते रहो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको दोनों का मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपको रीजनिंग भी एज वेल एज पैरेलली सॉल्व करते जाना है। और मेन एग्जामिनेशन में भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करूँ, क्वांट पहले अटेम्प्ट करूँ, जनरल अवेयरनेस पहले अटेम्प्ट करूँ, कंप्यूटर नॉलेज पहले अटेम्प्ट करूँ, इंग्लिश या हिंदी पहले अटेम्प्ट करूँ। तो ध्यान रहे, और इंग्लिश हिंदी में तो सबसे पहले डिसाइड ही करके जाना कि आप इंग्लिश अटेम्प्ट करने वाले हो या हिंदी अटेम्प्ट करने वाले हो, क्योंकि ये डिसाइड नहीं करोगे तो आप एग्जाम में जाके आप दोनों को देखने का टाइम वेस्ट ना करो। आपको पता होना चाहिए आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करना है या हिंदी अटेम्प्ट करना है, उसी प्रकार से वही सेक्शन चॉइस करके उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि टाइम है जस्ट 120 मिनट्स और क्वेश्चन है 200, ठीक है। और मेन एग्जामिनेशन में सबसे पहले जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट होता है, दूसरा कंप्यूटर अटेम्प्ट होता है, तीसरा इंग्लिश या हिंदी अटेम्प्ट होता है, चौथा रीजनिंग, और या फिर चौथा मैथ्स, और एक वांट और एक वांट। आप अपने हिसाब से भी ऑर्डर ले सकते हो, ये जस्ट मैंने एक डेमो ऑर्डर दे दिया कि ये ऑर्डर में भी आप जा सकते हो। और मेंस की स्ट्रेटेजी बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो हम फोकस करते हैं प्रिलिमिनरी, क्योंकि प्रिलिमिनरी क्रैक करोगे तो ही तो मेंस में जा पाओगे। तो मेंस एग्जामिनेशन की सबसे पहला पड़ाव है प्रिलिमिनरी। आपको प्रिलिमिनरी के लिए रेडी होना है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपके पास 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, मैथ्स के 40 क्वेश्चन, टोटल हो जाएंगे 80 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन के लिए आपके पास केवल 45 मिनट्स है। या यूं कहूँ तो आपको 20 मिनट्स रीजनिंग को देना है और 25 मिनट्स मैथ्स को, या फिर इसका वाइस वर्सा, 25 मिनट्स रीजनिंग को दो या फिर 20 मिनट्स मैथ्स को, ठीक है। इसी प्रोपोर्शन में आप टाइम डिवोट करोगे तो मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया होगा कि कहाँ से प्रिपरेशन करें। एग्जाम पैटर्न तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, सिलेबस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, बुक्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। प्रैक्टिस शुरू कर दो, टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखो, एक्यूरेट भी रहो, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख लो,
और स्मार्ट वर्क और स्ट्रेटेजी भी बिल्डअप करो ताकि आपके एग्जाम क्रैक करने में आपको आसानी और मदद रहे। ये सारे वीडियोस हैं जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको देखने चाहिए। ये सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करना है। और अगर आपको पता नहीं तो मैं बताना चाहूंगा, मैं प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर नोट्स हर महीने। ये करंट अफेयर नोट्स पूरे महीने का करंट अफेयर्स आपको पता है कितना सारा कॉम्प्लेक्स और रैंडम होता है, तो मैं इन्हीं रैंडम करंट अफेयर्स को एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रेडी करता हूं जो आपको पढ़ने में, समझने में और याद रखने में आसान रहे। करंट अफेयर नोट्स के कुछ फीडबैक है जो आपको पढ़ने चाहिए। सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पीओ टुडे सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया पूरी प्रिपरेशन में, थैंक यू सो मच। आगे लिखा है अ वेरी ग्रेट थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द नोट्स सर, रियली अमेजिंग पीडीएफ्स sir, your tricks, your notes, everything is fabulous, thank you for giving material who must needed in the exams, thank you for very much sir। आपको और अगर रिव्यू पढ़ने हैं तो आप रिव्यू पढ़ सकते हो यहाँ पे वीडियो पॉज करके, और भी रिव्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिव्यू पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हो कि आपको करंट अफेयर्स परचेस करने की जरूरत है कि नहीं। करंट अफेयर्स एक महीने की प्राइस है ₹49, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक विजिट करके आप करंट अफेयर परचेस कर सकते हो और कॉम्बो ऑफर्स भी चल रहे हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हो। और अगर आपको करंट अफेयर्स की नोट्स पे डिस्काउंट चाहिए तो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना रहेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना यानी ज्वाइन करना मस्ट बन जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको एडमिन को मैसेज करना है कि मुझे करंट अफेयर नोट्स चाहिए, और आप डायरेक्ट पेमेंट करके भी मैसेज कर सकते हो। पेमेंट करना है इस वाली यूपीआई आईडी पे, यूपीआई आईडी है pateljigar161@OKICICI यानी PATELJIGAR161@OKICICI। इस यूपीआई आईडी पे आपको पेमेंट कर देना है। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद ये करंट अफेयर 49 की जगह जस्ट ₹35 में मिल जाएगा एक महीने का, ठीक है। ध्यान रहे ये प्राइस एक महीने का है, अगर आपको मल्टीपल महीने का चाहिए तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना रहेगा। अगर आप लिंक से परचेस करते हो तो मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा, और अगर आप यूपीआई आईडी पे पेमेंट करते हो तो आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना रहेगा टेलीग्राम चैनल के एडमिन को। ध्यान रहे किसको शेयर करना है, टेलीग्राम चैनल के एडमिन को। ग्रुप में शेयर मत कर देना क्योंकि बाकी लोग भी आपका डिटेल्स देख लेंगे, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल के ग्रुप एडमिन को मैसेज कर देना है कि सर मुझे करंट अफेयर नोट्स चाहिए। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक अपडेटेड और वेल बैलेंस सिलेबस मिले, ताकि वो भी अपनी आरआरबी की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए।